अच्छा जी, हमारे जो सिपा सालार साहब हैं पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब, आज वो अपने मास्टर्स को मिलने के लिए इधर यूएसए में हमारे नेबरहुड में आए हुए हैं। इनकी आज मुलाकातें जो हैं यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन साहब से पेंटागन के अंदर जो है वो हुई है। इन दोनों ने जो है रीजनल सिक्योरिटी और बायोलैटरल डिफेंस और जो टेररिज्म से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके ऊपर बात की। स्टेट डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर कहा कि हम रीजनल सिक्योरिटी डिफेंस के ऊपर बात कर रहे हैं एंड ऑन एंटी टेररिज्म एक्टिविटीज़ जो कि पाकिस्तान में जो है वो जिसके खिलाफ पाकिस्तान बहुत लड़ रहा है और कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। मार्च में भी इनकी एक हाई लेवल काउंटर टेररिज्म डायलॉग हुआ था इनके बीच में, क्योंकि उन्होंने कहा जी कि ये टेररिज्म जो है इसका हम दोनों ही कंट्रीज़ को खतरा है, तो उसके लिए एक स्ट्रैटेजी जो है वो बनाई जा रही है। जो स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के साथ मिलके काउंटर टेररिज्म जो है कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम हम वहाँ पे चला रहे हैं ताकि लॉ एनफोर्स किया जा सके और जो विक्टिम्स हैं उनको जस्टिस दी जा सके। तो इसके ऊपर आज जो है बड़ी इनकी आपस में गुड़ी गुड़ी बातें हुई हैं। अब और क्या बातें हुई हैं वो तो अब रब ही जानता है। जो माजिद भाई कहते हैं छप्पड़ की बातें हमको नहीं मालूम। बहरहाल ये आज जी खबर आई है। पीएमएलएन जो है जी उसने आज बेतहाशा क्रिटिसाइज किया है फिर से पीटीआई को। वो कह रहे हैं जी कि ये इलेक्शंस को डिले करने की कोशिश कर रहे हैं। आज शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान की पार्टी पीटीआई के ऊपर फिर से बहुत ज़्यादा एतराज़ किया। इन्होंने कहा कि ये एक पूरी कॉन्स्पिरेसी चला रहे हैं ताकि फरवरी 8 2024 को इलेक्शंस ना हो सकें। ये बात उन्होंने उस वक्त की जब लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई की जो प्ली थी उसके फेवर में जो है रूलिंग देते हुए कहा कि ये जो हायरिंग हो रही है डीआरओज की और आरओज की फ्रॉम ब्यूरोक्रेसी ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके ऊपर बात करते हुए इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जिस वक्त 2018 का इलेक्शन हुआ था उस वक्त भी ये ब्यूरोक्रेसी जो थी उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी सारे डीआरओज को लेने के लिए, और यानी कि ये जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर्स उनको की बात कर रहे हैं। तो वो कहते हैं जी कि उस वक्त तो पीटीआई ने कोई ऑब्जेक्ट नहीं किया तो अब क्यों कर रहे हैं। तो वो एक कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं जैसे कि उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की थी आईएमएफ के प्रोग्राम के अगेंस्ट। ये मुल्क के अंदर एक क्राइसिस लाना चाहते थे और इकोनॉमिकली पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग नहीं ये चाहते हैं, तो इसलिए जो है ये चाहते नहीं है पाकिस्तान के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ख़त्म हुए। तो आज शहबाज शरीफ साहब ने फिर से इमरान खान और उनकी पार्टी पर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए। इसके ऊपर बात करते हुए पीपीपी के फैसल करीम कुंडी ने कहा किसी भी पार्टी का नाम लेते हुए कि अगर वो सोचते हैं कि वो सबसे लार्जेस्ट पार्टी है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है तो फिर उसको पोल्स में डिले वो क्यों करवा रही है, फिर तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। पीटीआई के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शेर अफजल खान मरवत, आपको पता ही है कि अभी कुछ दिन पहले उनको ये दिया गया था ओहदा, और एक तो इन्होंने डिफाई किया था अपना डिटेंशन बाय पुलिस, लेकिन आज इनको अरेस्ट किया गया है आउटसाइड लाहौर हाई कोर्ट फ्रॉम जीपीओ चौक अंडर पंजाब मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ऑर्डिनेंस सेक्शन 3, और इनको अब अननोन पोजीशन के लोकेशन के ऊपर अब शिफ्ट किया गया है। पीटीआई जो है उसने बात करते हुए कहा कि मरवत का जो अरेस्ट है वो ये शो करता है कि वो जो लोग पावर के अंदर हैं वो पीटीआई की जो पॉपुलैरिटी है उससे डरते हैं, और ये मुल्क के अंदर कंप्लीट लॉनेसनेस भी शो करती है। इनको जो पकड़ा गया है ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनलॉफुल है ताकि इस मुल्क के अंदर जो है इलेक्शंस ना करवाए जाएं। और ना सिर्फ ये कि हम कहते हैं मरवत साहब को छोड़ें, बल्कि जितनी भी पीटीआई की टॉप लीडरशिप को पकड़ा हुआ है उसको फ़ौरन छोड़ा जाए ताकि मुल्क जो है हकीकी आज़ादी की तरफ चल सके। कुछ दिन पहले जो इलेक्शंस हुए थे उसमें पीटीआई के चेयरमैन भी इमरान खान साहब को हटाते हुए बैरिस्टर गौहर अली खान को बनाया गया था। तो गौहर अली खान साहब ने भी इनके अरेस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ किया है और उन्होंने कहा जी कि इनको इससे पहले भी डिटेन किया गया था जस्ट लेस देन अ वीक केपी के बटखेला के एरिया के अंदर, लेकिन फिर इसको छोड़ दिया गया था। पार्टी ये कहती थी इनको डिटेन किया, पुलिस ने इसको डिनाई किया था। बहरहाल जी आज इनको जो है अरेस्ट कर लिया गया है। एफआईए ने जनाब आज इस्लामाबाद में बड़ा ही शानदार नेशनल ट्रैफिकिंग इन पर्सन टिप हॉटलाइन जो है वो आज लॉन्च की है ताकि अगर किसी को भी पता चले और किसी को भी कोई देखे या खुद कोई विक्टिम जो है अगर कंप्लेन करना चाहता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर तो वो फौरन ये नंबर 1112477786 जो है वो दबा सकता है, और उसको फिर जो विक्टिम है उसको जो पुलिस स्टेशन कंसर्न है उसकी तरफ रेफ़र किया जाएगा और विक्टिम्स को भी उधर रेलेवेंट डिपार्टमेंट की तरफ भेजा जाएगा। ये आज तकरीब जो है ये एफआईए के हेडक्वार्टर के अंदर हुई है एंड दिस एक्चुअली हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री इन पाकिस्तान, क्योंकि इससे पहले ऐसा कोई अदारा था नहीं जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग का आप शिकायत कर सकते थे। ये जो अदारा खोला गया है एफआईए के हेडक्वार्टर में ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन की मदद से अलॉन्ग विद ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनाइटेड नेशंस की,
और जो यूनाइटेड नेशंस का ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम है उसके साथ मिलकर ये खोले हैं। यहाँ पे आज जो सेरेमनी थी उसके अंदर मौजूद थे ये सारे लोग ही, ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर के कमीशन से भी, और यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड जो क्राइम है वो भी, ILO के भी, और US पॉलिटिकल एडवाइज़र और सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ FIA, ये सारे आज इस जगह पे मौजूद थे। अच्छा, जब हिंदुस्तान के अंदर जनाब चीज़ें जो हैं ज़रा थोड़ी सी बिगड़ती हुई नज़र आ जाती हैं। आज आपको पता ही है कि एक पेरिस बेस्ड इन्वेस्टिगेशन वेबसाइट है मीडिया पॉइंट, जस्ट लाइक इंटरसेप्ट, ये भी बहुत सारी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज लेकर आते हैं। आज की इनकी जो स्टोरी है वो ये है कि मोदी गवर्नमेंट जो है फ्रेंच जजेस की जो राफेल डील के ऊपर जो रिक्वेस्ट थी कि इसमें बड़ा करप्शन हुआ था, अलेज करप्शन हुआ था, जब ये 36 डसॉल्ट बिल्ड राफेल तैयारे बेचे गए थे इंडिया को इन 2016 फॉर 7.8 बिलियन यूरोस, तो उसके ऊपर इन्होंने एक प्रोब बिठाई थी और उन्होंने कहा था कि इंडियन गवर्नमेंट हमारे साथ जो है अभी तक कोई भी इसके अंदर मिलके हमारे साथ नहीं चल रही है। इमैनुअल लिनैन जिन्होंने, जो कि उस वक्त जो थे फ्रेंच एम्बेसडर थे इंडिया में, जुलाई 25 को एक नोट उन्होंने लिखा था और उन्होंने कहा था कि फ्रेंच हमारे जो जजेस हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर परेशान है कि ये जो करप्शन के सारे इन्वेस्टिगेशन बिठाई गई है तो इंडियन गवर्नमेंट जो है इनके साथ अभी तक कोई भी इनको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही और लॉन्ग डिले कर रही है और बड़ी इनकम्प्लीट मैनर में इनके साथ चल रही है। दो फ्रेंच जजेस जो थे उन्होंने नवंबर 2022 को चार्जेस लगाए थे अलेजडली फॉर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इन सस्पेक्टेड करप्शन, इन्फ्लुएंस पेडलिंग और फेवरेटिज्म। जो एम्बेसडर लेनैन थे उन्होंने कहा जी कि फ्रेंच गवर्नमेंट जो है वो ये अपॉर्चुनिटी अब एक्सप्लोर करेगी G20 की एंटी करप्शन समिट के अंदर, जो कि अगस्त 11 और 12 को कोलकाता में होनी थी, लेकिन लगा कि उस वक्त भी फ्रेंच गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट से बात नहीं कर सकी। ये जो मीडिया पार्ट की रिपोर्ट है ये कहती है कि लगता ऐसे है कि इंडियन गवर्नमेंट और फ्रेंच गवर्नमेंट दोनों के पास ही इतनी ज़्यादा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है कि वो इसको रोल आउट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उसके ऊपर फिर इल्ज़ाम जो है 3 हेड्स ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट्स के ऊपर आएगा, जिसमें कि खुद मोदी जी शामिल होंगे, फ्रेंच जो प्रेसिडेंट है मैक्रों और इनके जो प्रेडिसेसर हैं फ्रैंकोआ होलांद वो भी शामिल इसके अंदर होंगे। इन अक्टूबर 2018 फ्रेंच गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट को कहा था कि ये डिसॉल्ट से रिलेटेड जो एक आदमी है सुशन गुप्ता, बड़ा ही इन्फ्लुएंशियल डिफेंस बिजनेसमैन है, जिसको के अरेस्ट किया था एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED ने इन अलेज्ड ऑगस्टा वेस्टलैंड चॉपर स्कैम के अंदर, वो फिर से ये जो डिसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड का ये जो सारा किस्सा है इसके अंदर वो इन्वॉल्व हैं। इसके अंदर जो थी ये डील जो थी ये हुई थी डिसॉल्ट और रिलायंस ग्रुप के बीच में, विच इज़ रन बाय बिलियनियर अनिल अंबानी, और उन्होंने कहा था जी कि ये जो है इसके अंदर जो इन लोगों ने, हमें पता चला है कि जैसे अलेज करप्शन हुई है। फरवरी 2019 में मोदी गवर्नमेंट जो थी उसने ये जो कॉन्ट्रैक्ट था डिसॉल्ट का, इसके अंदर जो एंटी करप्शन क्लॉजेस थी राफेल डील की वो सारी की सारी हटा दी थी जस्ट अ डे बिफोर साइनिंग द फाइनल कॉन्ट्रैक्ट। फ्रेंच फर्म जो थी उसके पास 49% स्टेक था और 51% स्टेक जो था रिलायंस डिफेंस के पास था। तो जो फ्रेंच जजेस हैं वो कहते हैं जी कि अंबानी जो हैं उन्होंने जब ये डील की तो उन्होंने फ्रांस में 2015 में टैक्स रिडक्शन के लिए फिर फाइल किया था, जिसके लिए कि ये चीज़ ये शो करती है कि इसके अंदर अलेजली मोदी जी, मैक्रों, हॉलैंड, सुशन गुप्ता और अनिल अंबानी सारे के सारे इस करप्शन के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो अगर इंडियन गवर्नमेंट हमारे साथ कोऑपरेट करे तो ये फिर इन्वेस्टिगेशन आगे चलेगी और हम इसकी बेस पे पहुंचेंगे। तो आज जनाब ये बड़ी ख़तरे में नाक रिपोर्ट आज फिर मीडिया पार्ट ने जो है ये इंडियन गवर्नमेंट पे छापी है। अच्छा जनाब, आपको पता ही, हमने आपको बताया था कि इंडिया की सुप्रीम कोर्ट जो है उसने वो जो रिवोक किया था मोदी जी की गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 के जम्मू और कश्मीर पे उसको स्टे किया था कि हम उसके साथ खड़े हुए, हम उसको नहीं हिलाएंगे। उसके ऊपर आज जो इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसने मोर रिस्पॉन्सेज दिए हैं दुनिया में जो उसके ऊपर एतराज़ आए हैं। सबसे बड़ा एतराज़ तो OIC ने उसके ऊपर किया, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ है उन्होंने, और उन्होंने कहा था जी कि हम चाहते हैं कि कश्मीर को उनका राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया जाए और हम उनके साथ खड़े हुए हैं। इसके ऊपर जो उन्होंने ये भी कहा था कि ये इलीगल और यूनिलैटरल जो मेजर्स लिए हैं
हिंदुस्तान ने अगस्त 5 2019 को एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड डिस्प्यूटेड स्टेटस के ऊपर ये ठीक नहीं है। मियां के स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची जो हैं उन्होंने कहा जी कि हम जो है यानी कि इंडिया जो है ओआईसी की ये स्टेटमेंट बिल्कुल रिजेक्ट करती है, ये इल इन्फॉर्म्ड और इल इंटेंडेड है, और नाम ना लेते हुए उन्होंने कहा जी कि ओआईसी जो है वो ये सारी बातें कर रही है एक सीरियल वायलेटर ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड अनरिपेंटेंट प्रोमोटर ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म स्टेट के कहने के ऊपर। जाहिर है कि क्या मतलब है आप खुद समझ सकते हैं, प्लीज रीड बिटवीन द लाइंस। ये बहुत ही मुश्किल सवाल है, शायद आपको समझ में ना आए, तो हम आपको बताते हैं कि ये पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा जी कि उसके बिहेस्ट के ऊपर ये सारा कुछ करता है, और इस तरह की स्टेटमेंट्स जब ओआईसी देती है तो वो अपनी क्रेडिबिलिटी को अंडरमाइन करती है। ओआईसी जो थी उसने कहा था कि नहीं, ये जो है हमको सॉलिडारिटी जम्मू और कश्मीर के लोगों के साथ दिखानी है क्योंकि उनके ऊपर बेइंतहा जुल्म हुए हैं। मियां का जिस वक्त ये बयान आया, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया की जो उससे जब ये बयान आया तो चाइना जो है, चाइना भी भड़क गई। चाइना ने कहा जी कि जो वेस्टर्न सेक्शन ऑफ इंडियन जो बॉर्डर है जो चाइना के साथ लगता है, इट बिलोंग्स टू चाइना। और जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये जो बात की है जिसके के अंदर उन्होंने यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख जो है उसको हिंदुस्तान का और इसका कश्मीर का हिस्सा दिखाया है, ये यूनिलैटरली और इलीगली इंडिया ने इसके ऊपर कब्जा किया हुआ है। चाइना की जो पॉलिसी है इसके ऊपर बहुत हमेशा से क्लियर कट है, हम चाहते हैं कि सारे मसले पीसफुली रिजॉल्व किए जाएं, इंक्लूडिंग कश्मीर का मसला अकॉर्डिंग टू द यूएन चार्टर एंड सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस एंड बायलैटरल एग्रीमेंट्स। लेकिन चाइना जो है वो भी ये इसका जो इन्होंने 370 का को रिवोक किया है उसको नहीं मानता है। इसके होते हुए जो जम्मू और कश्मीर की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और महमूदा मुफ्ती साहिबा जो है उन्होंने भी आज बड़ी स्ट्रांग वर्डेड एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा जी कि जम्मू और कश्मीर के लोगों को ऑक्यूपाइड जो लोग हैं उनकी तरह जो है वो ट्रीट किया जा रहा है रादर देन सिटीजन्स, और ये जो है ये फीलिंग जो है ये बड़ा ग्लूम पैदा कर रही है इस रीजन के अंदर। इंडियन कंपनीज जो हैं उनको बड़ी बड़ी बिड्स दिए जा रहे हैं कि कश्मीर के जो ट्रेजर्स हैं, खासतौर पे जो लिथियम की माइंस हैं, उसके अंदर माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा रहे हैं, लेकिन उसके फायदे जो हैं कश्मीरियों को नहीं हो रहे, सारे के सारे फायदे जो हैं आउटसाइडर्स को जा रहे हैं। पायन, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन है, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन। और जनाब आज 99th बर्थ एनिवर्सरी मनाई हिंदुस्तान के अंदर द बिगेस्ट शोमैन ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री राज कपूर साहब। और राज कपूर साहब आपको पता ही है बड़े कमाल के एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे, और ये अपनी जो इनकी पहली फिल्म थी जिसके के अंदर ये अपीयर हुए थे उस वक्त इनकी उम्र सिर्फ 10 साल थी। मूवी का नाम था इनकलाब 1935 में। ये बहुत ही आइकॉनिक फिल्म स्टार पृथ्वी राज कपूर के बेटे थे, और ही स्टार्टेड एज अ क्लैपर बॉय फॉर फेमस बॉम्बे टॉकीज इन द लेट 1930s, और उसके बाद इनको बहुत कोशिश के बाद बड़ा मेजर फिल्मों में जो रोल पहला मिला था वो 1947 में जो फिल्म आई थी नील कमल ऑपोजिट मधुबाला, ये एक मेजर ब्रेक थ्रू था जो इनको मिला था। फिर 1948 में एट द एज ऑफ 24 इन्होंने अपना खुद का स्टूडियो RK फिल्म्स इस्टेब्लिश किया था, एंड एज अ रिजल्ट ही बिकेम द यंगेस्ट फिल्म मेकर ऑफ हिज टाइम। और इनकी जो डायरेक्टोरियल डेब्यू था आग से इन्होंने किया था, जिसमें कि ये खुद थे और नरगिस थी, कामनी कौशल थी, प्रेमनाथ थे, और इनका जो काम था बड़ा आइकॉनिक था, बड़ा दबंग था, डरते नहीं थे किसी से, और जिस तरह का इन्होंने दबंग काम किया वो जो ये यंग नेशन थी उसने फिर उसको फॉलो किया, और अब वो पूरे कपड़े उतार चुके हैं बॉलीवुड वाले आपको पता है जो इन्होंने फिल्में बनाते थे, बड़ी बोल्ड फिल्में बनाते थे, तो जो है वो मुझे लगता है नहीं कि नक्शे कदम पे चल रही है, बाकी जो है फिल्म इंडस्ट्री शायद नहीं मैं ऐसे मजाक कर। अच्छा जनाब, डेंजल वॉशिंगटन जो है आपको पता ही है ये भी बड़े आइकॉनिक स्टार हैं हॉलीवुड के, लेकिन इनके खिलाफ आज लोग जो हैं बहुत ज्यादा इनको बैश किया, क्योंकि नेटफ्लिक्स जो है वो बड़े ही जो लेजेंडरी ट्यूनीजियन जनरल था हैनिबल बारका, उसके ऊपर जो है ट्यूनीजियंस ने एतराज किया कि एक ब्लैक एक्टर जो है उसको आपने कैसे, इसके लिए बेशक बहुत बड़ा स्टार होएगा लेकिन आपने उसको कास्ट कैसे किया। वो कहते हैं जी कि ये जो कार्थेजियन जनरल था जो कि बड़ा फेमसली जिसके बारे में कहा गया था कि इसने एक आर्मी ऑफ वॉरियर्स एलिफेंट्स के साथ लेके एल्प्स को क्रॉस करके रोमन रिपब्लिक को चैलेंज किया था इन सेकेंड प्यूनिक वॉर, और जो थे ये इनका जो लाइनेज वो कहते हैं जी कि ये फिनिशियंस थे, यानी फिनिशिया उस वक्त जो था वो उस वक्त का अब जो है ये ट्यूनीजिया है, तो वो कहते हैं जी कि ये फिनिशिया का जो था ये जनरल था, और विच इज 200 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ सिसिली,
और इसको तो हमेशा से वाइट सेमेटिक मैन, क्योंकि सेमेटिक फिनिशियन सेमेटिक फैमिली को ये बिलोंग करता था, उसके साथ हमेशा इसको जो है टाई अप किया गया था। तो अब एक ब्लैक आदमी को आप अगर इसका रोल करने के लिए कहेंगे तो ट्यूनीसिया की गवर्नमेंट ने कहा कि ये फॉल्स है, ये हिस्ट्री को खराब करने की कोशिश है, विच इज अनएक्सेप्टेबल एंड अनएथिकल। तो आप जो हैं ये ब्लैक अफ्रीकन हिस्टोरिकल एरर जो है वो करने के लिए जा रहे हैं और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और उन्होंने आज अपनी ट्यूनीसिया ने अपनी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को भी कहा है कि आप नेटफ्लिक्स के साथ जो है एहतजाज करें, ये ठीक नहीं है। हमारा जो बंदा सी काला नहीं सी गई वो ए कहने की कोशिश कर रहे हैं। देखो पाया ने बड़ी रेसिस्ट गल तुसी की थी, इस तरह की गल नहीं करी तुसी। ये देखो कितना वड्डा स्टार है, हैं ऐसे। और जनाब जो हिंदुस्तान की मिनिस्टर ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैं स्मृति ईरानी, उनको कहा गया था कि कुछ कुछ औरतों को पीरियड्स के बीच में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है, तो आप पीरियड्स की एक पेड लीव जो है वो अनाउंस करें। अब जब ये बात हुई तो उन्होंने कहा हम तो नहीं करेंगे ऐसा, गवर्नमेंट तो ऐसा नहीं करेगी। तो इस उत्ते फिर जी साड़ी बाजी किस तरह चुप रही। कंगना रनावत ने इसके ऊपर जी अपना बयान दिया, क्योंकि आपको पता ही है ना कंगना रनावत तो बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल है हिंदुस्तान के अंदर, हर चीज़ के ऊपर उनका ओपिनियन होता है ना जी। तो वो आ गई जी, क्योंकि स्मृति ईरानी जी के ऊपर फिर बहुत ज्यादा जो है क्रिटिसिज्म फिर जब आया तो कंगना रनावत जी उनकी सपोर्ट के अंदर आ गई। उन्होंने कहा जी कि औरतें शुरू से काम करती आई हैं, चाहे उनकी कमिटमेंट्स हैं फैमिलीज के लिए, कम्युनिटी के लिए, नेशन के लिए। ये एक मिथ है कि वर्किंग विमेन जो हैं वो होती हैं डिफरेंट देन अदर विमेन। हर औरत जो है वो काम करती है, चाहे फार्म्स में काम करती है, चाहे बच्चों को रेज करती है, चाहे घर में काम करती है। तो अनलेस एंड अनटिल उसकी कोई स्पेशल मेडिकल कंडीशन है, पीरियड्स के लिए उसको छुट्टी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो एक नेचुरल प्रोसेस है, ये इलनेस नहीं है। वैसे मेक सेंस है जी। तो ऐसे आज उन्होंने ये कहा। और जनाब सोनू निगम साहब जो हैं उन्होंने आज हमारे एक पाकिस्तानी सिंगर उमर नदीम को सॉरी बोला। सॉरी इसलिए बोला कि इनका अभी एक गाना जो है वो आया है 2 दिन पहले, सुन जरा। और सुन जरा जिस वक्त रिलीज हुआ तो उमर जो हैं वो तो भड़क गए। उन्होंने कहा कि ये क्या चल रहा है पायन, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन इन इंडिया, क्यों हमारी कॉम्पोजिशंस आप चोरी कर रहे हो, क्योंकि उनका जो सॉन्ग था एग्जैक्टली उसकी ट्यून ऐसे ही थी। तो सोनू निगम जो है उन्होंने आज अपने इंस्टाग्राम पे कहा कि मुझे कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में एंड आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद इट। मुझे तो रिक्वेस्ट किया था कमाल आर खान ने, जो कि दुबई के अंदर मेरे नेबर हैं, और मैं उनको रिफ्यूज नहीं कर सका। वैसे तो मैं हर किसी को हाँ भी नहीं करता, लेकिन अगर मैंने उमर का वर्जन सुना होता तो मैं कभी भी ये गाना गाने को तैयार ना होता जिसमें कि कॉम्पोजिशन उमर की चोरी की गई है। तो उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलता हूं, हालांकि मेरा कसूर इसमें नहीं है। ठीक है जी पायन, एक गाले। और जनाब हॉकी कनाडा के लिए जो 2 स्पॉन्सर्स जिन्होंने पुल कर ली थी अपनी सपोर्ट, एक टैलस और एक टिम हॉर्टन्स, वो आज आ गए हैं वापस। वो कहते हैं जी कि हम चाहते थे कि यहाँ पे स्पोर्ट्स को सेफ और इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बनाया जाए, और यहाँ पे हम अब देख रहे हैं कि कैनेडियंस का कॉन्फिडेंस इसमें हॉकी कनाडा में वापस आ गया और इन्होंने बड़ी सब्सटेंशियल प्रोग्रेस की है जूनियर हॉकी के लिए। तो वो कहते हैं जी कि ये सेक्सुअल असॉल्ट का जो स्कैंडल लास्ट ईयर आया था उसकी वजह से हमने ये हटाई थी अपनी स्पॉन्सरशिप, लेकिन अब जो है हम अपनी स्पॉन्सरशिप इनको वापस दे रहे हैं। तो पायन ये वापस आई, अच्छी खुशी की खबर है, बड़ा पैसा दे दें, बड़ा पैसा दे दें, मिलियंस। और जनाब आज हमारे बच्चे को, नसीम शाह को, आज लोगों ने बड़ा ही उसके ऊपर आज क्रिटिसाइज किया और उसको एतराज़ किया, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने PSL 9 के लिए उसके 2 भाइयों को भी रोप इन कर लिया है। यूनाइटेड ने रोप इन किया है, पेसर्स हैं ये भी, हुनैन जो 20 ईयर्स के हैं और उबैद इसका जो दूसरा भाई है उनको भी। और जो हुनैन हैं उन्होंने बड़ा ही ज़बरदस्त डोमेस्टिक क्रिकेट पिछले लास्ट 2 साल से वो खेल रहे हैं, और उबैद जो हैं उन्होंने तो एक्सेप्शनल टैलेंट शो किया है अंडर 19 एशिया कप जो इस वक्त चल रहा है उसके अंदर। लेकिन ये फर्स्ट टाइम होगा कि किसी एक ही जो फ्रेंचाइज है जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड, उसमें तीनों भाई इकट्ठे जो हैं वो एक ही साइड पे खेलेंगे PSL में। आज मीडिया के साथ ये लाहौर में बात कर रहे थे और लोगों ने कहा जी कि शायद नसीम शाह साहब आपने अपना इन्फ्लुएंस यूज किया अपने भाइयों को लाने के लिए PSL में। तो उन्होंने कहा जी कि मैं चीफ सिलेक्टर नहीं हूं और मैं जो है किसी को जो है टीम में नहीं ला सकता, और ये जो है इन्होंने खुद से बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया और इनको सिलेक्ट किया गया है।
तो मेरा कुछ लेना देना नहीं है। छोड़ो मैं दूं। हैं जी, मेरी जान छोड़े हैं जी। और जनाब आज से शुरू हो गया पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फर्स्ट टेस्ट। इसके अंदर आज बड़े फायरवर्क्स देखे गए। आपको पता ही है डेविड वार्नर जिनके ऊपर बड़े एतराज आए थे पिछले दिनों में, कुछ जाहिर है कुछ स्कैंडल्स आए थे इनके सामने, उसके ऊपर 37 हालांकि इनकी ईयर्स एज है, लेकिन इनको फिर माफ किया गया था, इनको वापस लाया गया था। आज तो जनाब इन्होंने कमाल की था, 111 बॉल्स पे 164 रन इन्होंने बनाए। एंड ऑस्ट्रेलिया एट द एंड ऑफ द फर्स्ट इनिंग्स इज 346 फॉर 5। उस्मान ख्वाजा जो थे वो आउट हुए 41 पे, मार्कस लेबुशेन 16, स्टीव स्मिथ 31, ट्रेविस हेड 40 के ऊपर। और जो पाकिस्तान की तो आपको पता है ट्रेडिशनल जो गंदी किस्म की फील्डिंग है वो चलती रही। ख्वाजा को इन्होंने ड्रॉप किया उसका कैच 21 पे, अब्दुल्ला शफीक साहब ने वो भागते हुए गए और कैच पकड़ नहीं सके। वार्नर जो है उनको भी 108 के ऊपर आउट किया जा सकता था अगर उसका भी कैच पकड़ लिया जाता, लेकिन उसको भी जनाब ड्रॉप किया गया। उसके बाद खुरम शहजाद साहब जो थे वो ये कैच नहीं पकड़ सके और जो है उन्होंने फिर उसके बाद 164 बनाए। एक बार उनको फिर एक और भी चांस मिला था 141 पे, फिर भी इनको आउट किया जा सकता था, लेकिन उस वक्त जो विकेट कीपर हमारे सरफराज अहमद साहब थे उन्होंने पता नहीं क्यों स्टंपिंग करने से वो चूक गए, तो वो भी नहीं की। बहरहाल जी बड़े चांसेस मिले वार्नर को और गंदी हमारी फील्डिंग चलती रही। ये टेस्ट क्रिकेट है, ये टेस्ट क्रिकेट है। किसी ने वार्नर को बताया कि टेस्ट क्रिकेट है, वही 111 बॉल्स पे 164 रन बना रहे हो। हाँ जी, हाँ जी, दिस इज नॉट फेयर। हाँ, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज हले खेलो यार, 5 दिन खेलना है, मतलब एडी दिनों की पसूड़ी पे हुई है, मारते मारते मार, छक्के दे छक्का, छक्के दे छक्का। किसी ने उसको बताया नहीं, किसी ने बताया नहीं, उसको लग रहा है ये T20 हम खेल। हाँ, पागल हो जाए वार्नर। बिल्कुल अन्य वाह खेल रहा सी जी वार्नर। असी पिटीशन लेके आनी है कि भाई तू अन्य वाह क्यों खेल रहा से, तुमने क्यों अन्य वाह खेला है? हम नाराज है तुमसे, तुम इतने खराब क्यों हो? ये T20 चल रहा है, ये 5 डे का मैच है, जरा चैन से खेलो, आराम से खेलो, आराम से खेलो यार, सेंचुरी बना लेना, आराम से बनाओ यार। हाँ, 5 दिन में बनाना ना। अभी 2 तुम्हारी इनिंग्स पड़ी है, एक ही इनिंग में तुमने सारा काम पूरा कर लेना है। व्हाट इज दिस? हम नहीं खेल रहे। और जनाब कल हमने आपको बताया था कि उस्मान ख्वाजा साहब को उनके जूते के ऊपर नहीं लिखने दिया गया, वो जो पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट करना चाहते थे, जिसमें कि वो लिखना चाहते थे कि जो है फ्रीडम इज ह्यूमन राइट्स एंड ऑल लाइव्स आर इक्वल, और इनको बड़ा वो दिया गया था, जो है वार्निंग दी गई थी आईसीसी की तरफ से और क्रिकेट कनाडा की तरफ से भी, लेकिन इन्होंने नहीं, सॉरी, क्रिकेट कनाडा नहीं, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। तो आज इन्होंने अपना जो है प्रोटेस्ट शो करने के लिए काली पट्टी पहन के ये जो हैं आए मैदान के अंदर, और अगर इनको आईसीसी सैंक्शंस कर देता तो ये फील्ड में ही नहीं आ सकते थे और इनको फिर फाइन भी किया जा सकता था, 75% ऑफ मैच फी, और भी कोई सजाएं दी जा सकती थी। बहरहाल जी ये कहते हैं कि जी मैं एज सुन एज पॉसिबल आईसीसी की इस रूलिंग को मैं चैलेंज करूंगा और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हर बंदा जो है वो फ्री है, मैं कोई बच्चा नहीं हूं, मैं एडल्ट हूं, मैं जो करना चाहता हूं मैं कर सकता हूं, और विद इन रूल्स जो है मैं किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, लेकिन ये जो है मेरी फ्रीडम है। और वो कहते हैं जी जब मैं पैलेस्टीनियंस का सोचता हूं तो मुझे अपनी 2 बच्चियां याद आती हैं कि मेरी अगर 2 बच्चियां इस पोजीशन में पैलेस्टाइन की अगर होती तो मेरा क्या हाल होता और मेरी बच्चियां जो हैं वो कैसी होती। तो इसलिए मैं फील करता हूं पेन पैलेस्टीनियंस के लिए, तो इसलिए जो है वो मैं ये करना चाहता था मगर मुझे करने नहीं दिया गया। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज इज अबाउट इंडियन फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी। आपने देखी होगी इनकी बहुत सारी फायरवर्क्स जो उन्होंने चलाई थी अभी वर्ल्ड कप के बीच में। ये फॉर द फर्स्ट टाइम ये रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन जो इंडिया के अंदर चल रही है उसके ऊपर इन्होंने बात की। आपको पता ही है कि बीइंग अ मुस्लिम इनको बहुत ज्यादा जो है क्रिटिसिज्म सहना पड़ा था जब इंडिया की बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग डिफीट हुई थी पाकिस्तान के हाथों T20 वर्ल्ड कप 2021 में दुबई के अंदर, जब 10 विकेटों से हारा था हिंदुस्तान। तो उसमें कहा गया था कि शमी ने जानबूझ के गंदी बॉलिंग की है। अभी जब ये चल रहा था वर्ल्ड कप का मैच तो उसके अंदर इन्होंने 24 विकेट्स ली थी जो कि हाईएस्ट थी। ही वाज द टॉप विकेट टेकर इन 7 मैचेस। और फिर ये जो थे सजदा करना चाहते थे जब इन्होंने 5 विकेटें ली थी श्रीलंका के अगेंस्ट मैच में वर्ल्ड कप में मुंबई में, लेकिन बस ये बैठ के ऐसे झुक गए थे, पूरा सजदा नहीं किया था, लेकिन फिर भी ये चीज वायरल हो गई थी और उनके ऊपर बहुत ज्यादा एतराज हुआ था। तो आज जब ये इंटरव्यू एक दे रहे थे तो उसमें उन्होंने कहा जी कि अगर मैं सजदा करता भी तो उसमें क्या रॉन्ग है, और जो है मुझे सजदा करने के लिए अगर किसी की परमिशन चाहिए है तो मैं फिर ये जानना चाहता हूं कि मुझे इस कंट्री में रहना ही क्यों है। बिग स्टेटमेंट बस पायन फिर ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੱਠਾ ਗੋਲ ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਮਾਲਕ ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਬਸ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ ਜਾਓ।
ये थी हमारी आज की न्यूज़।